हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का सेकंड चैप्टर है और हम इसमें टॉपिक पढ़ रहे थे। उसका नाम है एम्पायर एंड इकोनॉमी। और मेरे पास जो एडिशन है वो सेकंड एडिशन है। ठीक है, तो आप मेरे साथ वो बुक खोलिए, पढ़िए। आपकी अंडरस्टैंडिंग इस बुक के बारे में बेहतर होगी। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है आगे की वीडियोज़ के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करो और मेरे साथ बने रहो। ओके, तो अब हम रेलवेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो रेलवेज़ बनाए क्यों गए थे? तो रेलवे सीधा-सीधा अगर हम बोले ना, तो ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए इसको बनाया था। एम्पायर ने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इसको बनाया था। तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी जो है, इन्होंने आर्मी की मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए रेलवे का निर्माण करवाया। ठीक है, अब जब रेलवे बनी तो इसके और बहुत सारे इम्पोर्टेंस दिखने लगे। जैसे ये समझ में आया कि अगर इंडियन मार्केट्स को अगर जोड़ना है तो रेलवेज की मदद ली जा सकती है। इससे ब्रिटिश इम्पोर्ट्स है ना जो, वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है इंडिया से जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑलरेडी कच्चा माल जो है एक्सपोर्ट किया करते थे, और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड है वो इंडिया आया करते थे। तो अब ये जो इनकी मूवमेंट है ये अब और ईजी हो सकती थी अगर रेलवेज यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए अब वो रेलवेज का निर्माण शुरू कर देंगे। अब इसके लिए दिक्कत एक ये थी कि इसमें खर्चा बहुत था। अब ये खर्चे को पूरा करने के लिए अब ये क्या करेंगे, बॉन्ड इशू करेंगे। अब इसमें कंपनीज को लालच दिया जाएगा कि इन्हें, अब अगर यहाँ पे पैसा लगाएंगे, मान लो ये ब्रिटेन की कोई कंपनी है, इनसे बोला गया कि आप रेलवेज के लिए पैसा दो। एक मिनट, ब्रिटेन की कंपनी इनको बोला गया कि आप रेलवेज के लिए पैसा दो, आपको बदले में हम एक बॉन्ड इशू करेंगे। ठीक है, जिसे 5% पर ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और साथ साथ में जहाँ पे रेलवे बिछाई जा रही है उसकी ज़मीन ये आपको दी जाएगी, जिसके मालिक आप रहेंगे। और अगर ये आप ज़मीन रेलवे को वापस बेचते हैं तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है ये सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपनीज जो इन्वेस्टर्स है यूरोप के, उनको ये फ़ायदा काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक तरफ से उनको पैसा सारा वापस मिल रहा है, साथ में 5% पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है जो उन्हें एनुअल मिलने वाला था। और 99 ईयर की लीज पे एक्चुअली ये ज़मीन हमेशा के लिए नहीं दी गई थी, 99 ईयर की लीज पे दी गई थी। और 99 ईयर्स के बाद ये जो पैसे हैं, मतलब ये ज़मीन गवर्नमेंट ले लेगी, और जो इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया था ये पैसे भी इन्वेस्टर को वापस दे दिए जाएंगे। तो अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट कंपनीज को दिख रही थी। तो अब अच्छा खासा पैसा रेलवेज के लिए ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो अब जब काम शुरू हुआ तो उसको रेलवे का काम को इस तरह से बिछाया गया, रेलवे लाइंस इस तरह से बिछाई गई कि इंडिया की इंटरनल मार्केट्स को पोर्ट से जोड़ सके। पर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना उसने सिटीज़ को नहीं जोड़ा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनका बस एक ही पर्पस था कि ये अपने मार्केट को बढ़ाना चाहते थे, इंडिया को ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं देना चाहते थे। तो ब्रिट तो जब हम देखते हैं कि जब एक रेलवे बनकर तैयार हो गए ना, तो ब्रिटिश इकोनॉमी की जैसे चांदी हो गई। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ, ब्रिटेन को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगेगा। और बहुत ईजिली वहाँ के फिनिश्ड गुड अब इंडियन मार्केट्स पहुँच सकते थे। और यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो वापस से उसी रूट से रेलवेज के थ्रू पोर्ट पहुँचाया जाता, और वहाँ से सीधा ब्रिटेन एक्सपोर्ट हो जाता। अब इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से फैलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक तो प्रेफरेंशियल फ्रेट चार्जेस लगाएगी। प्रेफरेंशियल फ्रेट चार्जेस,
इसमें ये क्या करती थी कि इंडियन गुड्स जो एक्सपोर्ट होनी है उस पर तो ज़्यादा पैसा लगा दी, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया। ठीक है, रॉ मटेरियल्स को छोड़कर ये ध्यान रखिए, रॉ मटेरियल्स पे बहुत कम टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन की जो कंपनी थी, जो ब्रिटेन में थी, उनको ज़रूरत होती थी रॉ मटेरियल्स की, तो इसलिए ये रॉ मटेरियल्स पे तो कम टैक्स लगाते थे। पर जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, जो दूसरे देशों में सामान भेजना चाहते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। और जब ब्रिटिश की जो फिनिश्ड गुड इंडिया आ रही थी, उन पे ये बहुत ज़्यादा टैक्स बहुत कम टैक्स लगाते थे, बल्कि ना के बराबर टैक्स लगाते थे। ठीक है, तो वहाँ की बनी चीज़ें, वहाँ की फिनिश्ड गुड इंडिया में सस्ती हो गई, और जो इंडियन गुड्स हैं, अगर वो उनको बाहर जाना है तो वो बहुत महंगी हो गई। तो ठीक है, तो इस तरह से प्रेफरेंशियल फ्रेट चार्जेस लगाए गए। ठीक है, ताकि ब्रिटेन की इकोनॉमी है वो ग्रो करे और इंडियन इकोनॉमी है वो सर अफेक्ट हो। इसके साथ साथ जब रेलवे जब बनाई जा रही थी, ठीक है, उसमें भी इन्होंने बहुत पैसा कमाया। जैसे कि हमें पता है रेलवे बनाने के लिए क्या चाहिए, कोयले की ज़रूरत होती है। अब इंडिया में कोयला होते हुए भी कोयले को ब्रिटेन से इंपोर्ट किया गया, और इसका सारा खर्चा, इसकी सारी पेमेंट इंडिया के अकाउंट में डाली गई। इंडिया, हमारे यहाँ के टैक्स पेयर ने इसका पैसा भरा। ठीक है, वहाँ से कोल इंपोर्ट करके लाया गया। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, जो मशीनरी है उनको इंडिया में न डेवलप करके ब्रिटेन से ही लाया गया। रेलवे लाइंस, बल्कि रेलवे के लिए बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ हो सकती थी, इंडिया में बनाई जा सकती थी, उसको ब्रिटेन से इंपोर्ट करके लाया गया, और सबका खर्चा इंडिया से लिया गया। और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो हो सकती थी, जो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी, वो नहीं किया गया, बल्कि बस कुछ छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज भारत आई, जैसे कि ब्रिज बिल्डिंग हो गया, प्लेट लेइंग हो गया। ये छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज आई, पर रेलवे टेक्नोलॉजी ओवरऑल नहीं आई। ठीक है, अब रेलवे ने और क्या किया, रेलवे ने ना हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी अफेक्ट किया। जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था हमारा, सीवेज सिस्टम था, जो नेचुरल था, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। मतलब पहाड़ों को काट काट के रेलवे लाइंस बिछाई गई, ना कुछ खास असेसमेंट किए गए, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा। इसके साथ साथ जो रेलवे है, इससे कई तरह की बीमारियाँ फैली। जैसे हमें पता है रेलवे लाइन बिछानी होती है, जैसे हमें रेलवे लाइन बिछानी है तो वहाँ पे गड्ढे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन गड्ढों पे क्या होता था, बारिश आती थी, पानी भर जाता था, इसकी प्रॉपर सफाई नहीं हुई। अब सफाई नहीं हुई तो इससे मच्छर पनपे, अब मच्छर ने वर्कर्स को काटा, तो जिससे एक बड़े दर्जे पर मलेरिया फैला। साथ साथ जो वर्कर्स रहा करते थे, उनको बहुत छोटी सी जगह पे बहुत सारे वर्कर्स को लाके भर दिया जाता था। अब जब इनको भर दिया जाता था तो साथ में इनके पास अच्छी खासी फैसिलिटीज़ इनको नहीं दी गई थी, रहने की प्रॉपर जगह नहीं दी गई थी, साफ़ सफाई नहीं थी, और ऊपर से खाने का अरेंजमेंट भी ठीक ठाक नहीं था, जिससे इन जो वर्कर्स जो काम कर रहे थे, इनको बहुत तरह की बीमारियाँ हुई, स्मॉल पॉक्स हुआ, कोलेरा जैसी बीमारियाँ बहुत बड़े दर्जे पर फैली। राइट, तो ये कुछ चीज़ें हमें रेलवे से जुड़ी मिलती हैं। इसके अलावा तो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कैसे हुआ, मतलब अब इसका सीधा सीधा अगर हम देखें कि कैसे हो रहा था, तो जैसे मैंने अभी बात की थी 5% इंटरेस्ट की, जो बॉन्ड इशू हुए थे, इसमें 5% इंटरेस्ट है ना, ये इंडियन टैक्स पेयर्स से वसूला जा रहा था, और ब्रिटिशर्स को तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, पर इंडिया को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। हमारे जो नेशनलिस्ट हैं ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट जो इतना बेफिजूल का इस इंटरेस्ट पेमेंट पे किया जा रहा था, इसके बजाय और चीज़ों पे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए था। रेलवेज़ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया था, रेलवेज़ के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसने इकट्ठा कर लिया था,
तो हमारे नेशनलिस्ट का कहना है कि इस पैसे को ना और भी जगह लगाया जा सकता है, जैसे कि इरिगेशन पे लगा सकते थे। और यहाँ तक कि अगर वो पैसा नहीं लगाना था तो रेलवे से जो प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर हो रहा था, उसको कहीं और इन्वेस्टमेंट करना था, उसको और कहीं लगाकर मतलब ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए था जिससे रिटर्न अच्छा आ सकता था, या फिर नहीं भी आता लेकिन सोसाइटी में डेवलपमेंट होती। पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। प्रॉफिट इन्हीं अंग्रेज़ों ने बैठ के खाया, लेकिन ये हमारी सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया। तो हमारे नेशनल सीधा सीधा कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेलवे से ऐसा हमें कुछ नहीं देखने को मिला जैसे हमें यूरोप में देखने को मिला। ओके, पर क्या ये पूरी तरह से फेल था? तो नहीं, कुछ अनइंटेंडेड रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। हालांकि अंग्रेज चाह नहीं रहे थे कुछ फ़ायदा करना, पर फिर भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ावा मिला। हालांकि वो ग्रोथ सेक्टर की तरह उभर के तो नहीं आया, पर फ़ायदा मिला। और यहाँ जब हमें आज़ादी मिली 1947 तक अगर हमें देखें, जब हमें आज़ादी मिली थी तो 65,217 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, जो 78% इंडिया को कवर करता था, का रेलवे लाइंस यहाँ पर बिछा हुआ था। रेलवे ने रोड्स कंस्ट्रक्शन को भी काफ़ी फेवर किया, जैसे कि हमें रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ तक रोड्स चाहिए। अब रेलवे से उतर के हम कैसे जाएंगे, तो इसलिए रोड्स की कंस्ट्रक्शन को भी काफ़ी फेवर किया इसने। इंडियन मार्केट्स कई जगह जगह पर कनेक्ट हुए, सामान और इवन लोगों का यहाँ वहाँ जाना काफ़ी आसान हुआ। और इवन जो इंडियन रेलवे है ना, इसने हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया। अब वो कैसे? जैसे कि अब लोग मूवमेंट करने लगे और अंग्रेज़ों ने हमें एक और भाषा दी थी, इंग्लिश। पहले इंडिया के बहुत सारे लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा उभर के आया जो एक इंडिया के एरियाज़ को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, हिंदी या तमिल या फिर कर्नाटका, मतलब कन्नड़ वगैरह, ये ऐसी लैंग्वेज थी, रीजनल लैंग्वेज हुआ करती थी। पर इंग्लिश एक ऐसी भाषा निकल के आई जो पूरे इंडिया में कई लोग जानने लगे थे। ठीक है, तो अब इंग्लिश और साथ में ये रेलवे, इसने पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम किया और हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो था ना, उसमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया। इसके अलावा जो रेलवेज़ हैं, उसने इंडियन सोसाइटी पर सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट काफ़ी सारे डाले, जैसे कि कास्टिज्म पे काफ़ी बुरा असर पड़ा। जैसे पहले जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति को अछूत समझते थे, अब जो रेलवे है वहाँ पे उन्हें साथ बैठना पड़ेगा, ये मजबूरी है। ठीक है, सोसाइटी तो वही है। ठीक है, तो सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट इससे काफ़ी सारे पड़े। इसके अलावा कम्युनिकेशन लोगों के बीच में बढ़ा, नेशनलिज्म की भावना आई। अब लोग साथ बैठे तो उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज किसी दूसरी कंट्री के हैं, वो एक, और जो इंडिया के लोग हैं वो एक ऐसा कल्चर फॉलो करते हैं जो मिला जुला कर सेम है। ठीक है, कास्टिज्म और रूढ़िवाद को काफ़ी धक्का लगा, अनटचेबिलिटी सप्रेस हुई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा तो नहीं, पर जैसे हमने बात की रिलेटिवली थोड़ा फेवर किया। तो ओवरऑल देखिए तो इसके कई बेनिफिट्स भी निकल के आए और क्या कमियां थी वो भी हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होती है? ओके, मैं बताती हूँ। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लोग हाथ से चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, जैसे बर्तन हो गया, कपड़ा हो गया, सजावट के सामान हो गया, अगरबत्ती, ज्वेलरी, ये जो चीज़ें हाथ से बना रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री में चीज़ें हाथ से बना रहे हैं तो उसे हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मिड 18th सेंचुरी में पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हुआ करती थी। इवन पूरी दुनिया में जितना हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस होता था ना, उसका 1/4 पूरा बस भारत सप्लाई करता था। और यूरोपियन मार्केट्स में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी।
ठीक है, वहाँ पे लोग पागल थे इंडियन सामान के लिए, भरी हुई वहाँ की मार्केट्स भरा रहा करती थी इंडियन सामानों से, ठीक है। पर जब सिचुएशन तब चेंज होगी जब अर्ली 19th सेंचुरी में ना ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है ना भारत में अच्छे खासे एरिया पे ना अपना कब्जा जमा चुकी थी, राइट। तो जो यूरोपियन मार्केट्स में जो डिमांड थी ना, अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग गई। यूरोपियन मार्केट्स में अब इंडियन गुड्स की डिमांड नहीं बची और इवन बहुत ज़्यादा कम हो गई। और ब्रिटेन में अब बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में सामान, कपड़े वगैरह बनने लगे, ठीक है। अब वहाँ पर इतना ज़्यादा सामान बन रहा है तो उन्हें ज़रूरत थी कि वो मार्केट देखें कि इन सामानों को कहाँ बेचना है। तो अब उन्हें सीधा सीधा इंडिया दिखेगा, ठीक है, कि इंडियन मार्केट्स में ये सामान बेचना शुरू करो, ठीक है। तो इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड यहाँ पर बिकना शुरू हुए और इसको फेवर करने के लिए जैसे हमने बात की प्रिफरेंशियल फ्रेट चार्जेस, उन पे टैक्स भी ना के बराबर लगाया गया, ठीक है। या तो नहीं लगाया जाता था, लगाया भी जाता था तो बहुत कम लगाया जाता था, ठीक है। अब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंडिया में क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पर देखने को मिला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और या क्या कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत धक्का लगा और लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जो लोग पहले इस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, अब उन्हें दूसरे कामों की तरफ प्लान करना पड़ा। एक बड़ी जनसंख्या अब लैंड पर डिपेंड रहने लग गई, ठीक है। खेती बाड़ी पे लगने लग गए, वो खेती पर प्रेशर पड़ा और जो ब्रिटेन है उसको इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो इवन इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ और बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। 1878 से 95 की अगर हम बात करें तो इस बीच प्रेफरेंशियल टैरिफ पॉलिसीज ये लोग लेकर आए, ठीक है, जिसमें चीज़ों पे या तो टैक्स ही नहीं लगा या तो बहुत कम टैक्स लगाया, जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ। इस टाइम तक रेलवे भी काफ़ी फैल गई थी, 1878 और 95 इस टाइम तक रेलवे का काम भी अच्छा खासा बढ़ गया। तो इसने और चीज़ों को और आसान कर दिया कि इंडियन मार्केट्स में ब्रिटेन की पहुंच बढ़ जाए। अब हमने जो अभी तक बात की ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें नेशनलिस्ट थॉट है, ठीक है। हमारे नेशनलिस्ट कहते हैं कि ये सब हुआ, ठीक है। पर कई हिस्टोरियंस हैं इसे एग्री नहीं करते, कहते हैं कि किस बेसिस पे कह रहे हो आप कि ये सब हुआ, आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस जो हैंडीक्राफ्ट में इन्वॉल्व थे वो हमेशा से खेती भी किया करते थे, वो दोनों काम किया करते थे कि सीजनल खेती कर ली, बीच में सामान भी बना लिया और वापस से लैंड पे चले गए। तो वो सीधा सीधा आर्ग्यू करते हैं कि किस बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना काम छोड़ के तब एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए, वो पहले से ही एग्रीकल्चर किया करते थे। और अगर सबसे बड़ा विक्टिम कॉटन इंडस्ट्री ही है, ठीक है, कि वही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, तो हमें 1930 तक भी कई आर्टिसंस मिलते हैं और इसके बारे में हम दोबारा चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि 1930s तक भी इंडियन कॉटन इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही थी। बहुत सारे ट्रेडिशनल ट्रेडर्स थे जो इस पे वर्क कर रहे थे और मैनचेस्टर में बने सस्ते कॉटन क्लोथ जो इंडिया में बिकने लगे, उसके बाद भी ये कॉटन इंडस्ट्री है ना इंडिया में सरवाइव कर रही थी और चल रही थी। पर कई रिसेंट रिसर्चेज है ना वो बताती हैं कई रिसेंट रिसर्चेस ये बताती हैं कि नेशनलिस्ट एक्चुअली पूरी तरह से गलत नहीं है। वो एग्जाम्पल देते हैं गैंगेटिक बिहार का। अब वो कहते हैं अब ये लोग कहते हैं कि 1809 से 13 के बीच
18.6% ऐसे लोग थे जो इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थे, और 1901 आते आते इनकी जनसंख्या घटकर 8.5% हो गई। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन अफेक्ट हुई, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए वो लोग थे, वो थे वीवर्स और स्पिनर्स। ठीक है, तो स्पिनर्स और वीवर्स ये काफ़ी अफेक्ट हुए। स्पिनर्स वीवर्स क्या होते हैं? स्पिनर्स वो होते हैं जो धागा बनाते हैं, वीवर्स वो होते हैं जो धागे से कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये सीधा सीधा कहते हैं कि डाटा देखो तो इनकी संख्या बहुत घट गई थी। तो मतलब ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि नेशनलिस्ट कहीं ना कहीं ठीक ही कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी। पर हमारी डिबेट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। ओके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये डिबेट अभी भी चल रही है। 1900 से 1947 के बीच अगर देखें तो यहाँ पे एक और हमें डाटा मिलता है कि रियल इनकम पर वर्कर बढ़ गई। अब ये कैसे बढ़ गई? ठीक है, अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इसको तो घटना चाहिए था, पर ये बढ़ गई कैसे? अब इसका आंसर देते हैं तीर्थंकर रॉय जी। ये कहते हैं कि क्राफ्ट इंडस्ट्री में पर वर्कर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। इंडिया में भी कई टेक्नोलॉजीज इस टाइम तक आने लग गई। अर्ली 20th सेंचुरी चल रही है, अर्ली 20th सेंचुरी आते आते तक इंडिया में कई टेक्नोलॉजी आने लग गई थी। हैंडलूम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन जो है, ये टेक्नोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन होने लगा। मतलब कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनने लग गई, वो मशीनें भी लगा लेती थी। ठीक है, और जो पहले लोग जो अपनी फैमिली में ही कॉटन के कपड़े बनाने का काम किया करते थे या दूसरे तरह के क्राफ्ट बनाने का काम किया करते थे, अब उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वेज लेबर की तरह उन लोगों को एम्प्लॉय करने लगे। मतलब उनको एज ए सैलरीड वर्कर की तरह, लेबर मजदूर की तरह उनको अपने अब इंडस्ट्री में काम देने लगे। और तीर्थंकर रॉय जी कहते हैं कि हैंडलूम में क्या, अदर इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ग्रोथ हुआ। ठीक है, अब इस ग्रोथ को ये कहते हैं कि कमर्शलाइजेशन हुआ। ठीक है, कहते हैं कमर्शलाइजेशन हुआ, हैंडलूम इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, इसके साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज भी इस वक्त काफ़ी ग्रो कर रही थी। और इवन ये चीज़ें बस लोकल एरिया तक सीमित नहीं थी, इवन दूर दूर की जगह के लिए भी ट्रेड हो रहा था। इवन कई जगह तो फॉरेन मार्केट तक के लिए भी ट्रेड हो, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था कि हमें वहाँ पर भेजना है। पर स्टिल हम इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनको जिस तरह से सपोर्ट की ज़रूरत थी, इनको जिस तरह से बड़े दर्जे पर सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो उनको मिल नहीं पा रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सपोर्ट करना भी नहीं चाह रही थी और कर भी नहीं रही थी। और 1881 से 1951 की बात करें तो ये टाइम था 70% इंडियन पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, 10% मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है और 10 से 15% सर्विसेज में लगी हुई है। तो बस कुछ ही लोग जो थे वो ये सब चीज़ें कर पा रहे थे, तो इसलिए हम इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं कह सकते। और इसका स्कोप भी बहुत लिमिटेड था क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट करना चाह नहीं रही थी। राइट, अब एक और ये टाइम था, इसी बीच हुआ था हमारा वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, अब ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है क्योंकि ब्रिटेन वहाँ पर बिजी हो चुका है, उसमें फाइनेंशियल लॉसेस काफ़ी हो चुके हैं। ठीक है, और उल्टी सीधी पॉलिसीज अपना रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज है ना, ये थोड़ी ग्रो कर रही थी, पर इतना भी कुछ खास नहीं कर रही थी कि इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक हम कह सकें। इसलिए तीर्थंकर रॉय जी इसे कमर्शियलाइजेशन ही कहते हैं। ठीक है, राइट। तो हम ओवरऑल देखें तो हमने अभी तक बात की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा था क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो ऐसा क्या कर रही थी गवर्नमेंट? एक्चुअली में ऐसा करके आ रही थी, तो इसका आंसर देते हैं हमारे
मोरिस डी मोरिस। ये मोरिस डी मोरिस साहब आंसर देते हैं, कहते हैं कि जो गवर्नमेंट थी ना, एक तरफ तो कह रही थी कि लेजर फेयर पॉलिसी ये अपना रही है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कह रही कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी, मतलब जो सोसाइटी या कंट्री के इकोनॉमिक मैटर्स है ना, इसमें गवर्नमेंट दखल नहीं देगी। ठीक है, एक तरफ तो ये कह रही थी कि लेजर्स फेयर की पॉलिसी अपना रही है, इंटरवेंशन नहीं कर रही है, पर एक तरफ ये पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरवेंशन अपना रही है। मतलब भारत को डिस्क्रिमिनेट करे, भारत को नीचा दिखा सके, ऐसी पॉलिसी ये अपना रही है, जिससे नॉन मार्केट प्रेशर पड़ने लगे। इस नॉन मार्केट प्रेशर से हमारे एंटरप्रेन्योर जैसे द्वारकानाथ टैगोर जी, जीजी भॉय, ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते थे कि ये इनके साथ पार्टनरशिप पे काम कर लेंगे, हो नहीं सका और बहुत ईजिली आउट हो गए। ठीक है, और 1813 में हमें पता है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो ख़त्म कर दी गई थी, तब से इन अंग्रेज़ों की जैसे लार टपकने लगी। ठीक है, लालच आने लग गया इनमें। उन्हें दिखने लग गया कि यहाँ पे जाके बहुत सारा इंडिया में पैसा कमाया जा सकता है कि, ठीक है। तो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में रेलवेज, जूट, टी प्लांटेशन और माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते थे। और इंडियन मनी मार्केट की बात करें तो यह यूरोपियन बैंकिंग हाउसेस का यहाँ पर दबदबा हुआ करता था। ठीक है, अब इंडियन मनी मार्केट क्या है? जैसे कि हमारी आरबीआई ये कंट्रोल करती है, जिसके बैंक्स होते हैं, उनके पास पैसा होता है, तो मनी मार्केट उसको कहते हैं, जो पैसा यहाँ वहाँ बटा रहता है। ठीक है, मनी मार्केट। और उस वक्त बैंक कौन सी हुआ करती थी? तो यूरोपियन बैंक्स, यूरोपियन बैंकिंग हाउसेस उस वक्त इंडिया में, पूरे इंडिया में वर्क कर रही थी, फैली हुई थी। ठीक है, तो पूरी तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी। और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो थे, उनके लिए अब डिसएडवांटेज ये हो गया था कि जो यूरोपियन बैंकिंग हाउसेस है ना, ये अंग्रेज़ों को काफ़ी फेवर किया करती थी। अगर कोई अंग्रेज़ इनसे लोन लेने आएगा तो ये बहुत आसानी से दे देती थी। और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादातर अपने रिश्तेदार या कॉन्टैक्ट से ही पैसा इकट्ठा करना पड़ता था। उनको ये बैंकिंग हाउसेस ना सपोर्ट नहीं किया करती थी। इसके अलावा जो ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, इसको फुलफ़िल करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये मैनेजिंग एजेंसी हाउस, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी इंटरवेंशन किया करती थी, उनको इंटरफेयर किया करती थी, ताकि जो इंडिया की ये इंडिजिनस कंपनी है ना, ये कम्पीट ना कर पाए। ये जानबूझ के ऐसे काम किया करती थी कि यहाँ की कंपनीज सर्वाइव ना कर पाए, ना चल पाए, और इनकी कंपनीज यहाँ पे इंडिया में धड़ल्ले से चलती रही, ये लोग पैसा कमा सकें। ठीक है, अब बाकी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मैनेजिंग एजेंसी हाउस, ये कौन सी चिड़िया है तो देखते हैं। ये जैसे कि कुछ बड़े बड़े मर्चेंट्स हो गए, ये ग्रुप बना लेते थे। ठीक है, अब जब ग्रुप बना लेंगे तो ग्रुप बना के एक ग्रुप में आके एक पर्टिकुलर एजेंसी को डोमिनेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि उसमें बैठ गए बड़े बड़े बिजनेस हाउस के ओनर्स। ठीक है, अब इसमें भी ये होता था कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो एक सिंगल इंडिविजुअल के पास बहुत सारी कंपनी आया करती थी, तो कहीं दो ना हो गए ये कंपनी में, इनके पास ज़्यादा पावर है तो ये दूसरों को डोमिनेट करना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो ज़्यादातर ये होता था चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये द मैनेजिंग एजेंसी हाउसेस। तो ये ऐसी हाउस बड़े बड़े मर्चेंट्स मिलकर ग्रुप बना लेते थे और अफेक्ट किया करते थे डिसीजन मेकिंग में, और मनी को काफ़ी कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, और कई बार तो इवन सिंगल मर्चेंट्स के पास इतनी सारी कंपनियां हुआ करती थी कि वो पूरे एक वास्ट एरिया में मनी को कंट्रोल करती थी। ठीक है, और जो यूरोपियंस को अगर देखें ना, तो ये रेशियली खुद को ना काफ़ी सुपीरियर समझा करते थे। तो इंडिया में कुछ अच्छा हो ये तो वे बिल्कुल चाहते ही नहीं थे, और मिल बांट कर खाना तो इन्हें आपस में ही पसंद नहीं आता था। ठीक है, तो अर्ली 20th सेंचुरी में हमें
देखने को मिलता है कि 60% ऐसी एजेंसियां थी जो 75% इंडस्ट्रियल कैपिटल को कंट्रोल कर रही थी। इंडिया की इंडस्ट्रियल कैपिटल 75% तक ये 60 कंपनियां, एजेंसी हाउसेस कंट्रोल कर रही थी, और इसके पीछे गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ही रीज़न हुआ करती थी। ठीक है, वो जानबूझ के इन एजेंसी हाउसेस को ही फेवर किया करती थी, और इंडिया की जो कंपनीज हैं, यहाँ की इंडिजिनस कंपनीज को डिस्करेज किया करती थी। और जो हमने बात कर रहे हैं इकोनॉमिक फेवरेटिज्म की, कि अभी भी इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टी प्लांटेशन में हमें ये अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, अभी टी प्लांटेशन असम में 1933 में शुरू हुआ, राइट। अब यहाँ पे इसको डेवलप क्यों किया गया था? क्योंकि जो चाइना से जो चाय आ रही थी ना, वो थोड़ी महंगी हो गई थी। अब इन्हें से चाइना से चाय इंपोर्ट करके यहाँ पर पीना महंगा पड़ रहा था, इन्हें चाय चाहिए थी सस्ती, तो यहाँ पे ये असम में टी प्लांटेशन को स्टेशन को फेवर करेंगे, प्लांटेशन साइट्स को बेचा जाएगा, और यहाँ पर जो यहाँ पे नेटिव इन्वेस्टर्स हैं ना, जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, उसको पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, राइट। और जो ये अंग्रेज वगैरह हैं, ब्रिटिशर्स, इनको फेवर किया जाएगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत हुआ करती थी टी प्लांटेशन में, इसमें ना लेबर बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अब टी प्लांटेशन में लेबरों की ज़रूरत होती है, तब इसको इंश्योर करने के लिए कि चीप लेबर ही रहे, और जैसे मैंने बात की, इन्हें सस्ती चाय ही पीनी थी, तो इसके लिए ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लेकर आएंगे 1859, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब इसके तहत ये था कि जो लेबर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो प्लांटेशन साइट पे काम कर रहे हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी कि वो अपनी मर्जी से ये जॉब छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो पूरी तरह से उनको बंधुआ मजदूर, फोर्स लेबर की तरह पे काम करवाया गया। ठीक है, अब उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो जा नहीं सकते, वहीं रह के उन्हें अब काम करना पड़ेगा, और उन्हें पैसे भी काफ़ी कम दिए जाते थे, क्योंकि इन्हें सस्ती चाय पीनी थी, इसलिए ये उन्हें सस्ते में काम करवाएंगे। इसके अलावा जूट इंडस्ट्री देखें तो इसमें भी काफ़ी फेवरेटिज्म हमें देखने को मिलता है, राइट। तो जो यहाँ का कच्चा जूट है, रो जूट, बंगाल से डुंडी जाया करता था। डुंडी कहाँ है? तो ये स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उनको रो जूट की ज़रूरत हुआ करती थी, और ये बंगाल से जूट को वहाँ भेजा जाता था, राइट। अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से रो जूट जो है ना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस इंडस्ट्री में जो ब्रिटिश कैपिटल है ना, वो अच्छी खासी लगी हुई थी। जो ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रखी थी, और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए इंडियन जूट मिल एसोसिएशन को भी इस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम ये था कि ये ऐसी कंडीशंस डाल देते थे कि जो ये मजदूर जो ये जूट बना रहे थे ना, ये और किसी को ना बेच के बस ब्रिटिशर्स को ही बेचे, और वो भी सस्ते में बेचे। ठीक है, तो इस तरह से ये एसोसिएशन बना के इनको मजबूर किया करते थे, ताकि इन्हें कोई मार्केट ना मिल पाए, और सस्ते में इन्हें जूट भी मिल जाए, और सारा प्रॉफिट से खुद ही लेते थे। ठीक है, तो इन्हें चीप लेबर मिल गया, सस्ता जूट मिल गया, और प्रॉफिट सारे इनके पास आ गए। ठीक है, और ये चीज़ें खैर 1930s का अगर ग्रेट डिप्रेशन देखिए ना, तब इस इंडस्ट्री को काफ़ी धक्का वैसे लगा था, पर 1920 की बात करें, 1920s की बात करें, तो यहाँ पे मारवाड़ीज और जो शॉप्स है ना, ये बड़ा कमाल कर रहे थे। तो हमारे कैलकाटा बेस्ड मारवाड़ीज जो है ना, और जो ये शॉप है, इन लोगों ने जूट इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो मारवाड़ी जो पहले थे ना, स्टार्टिंग में तो ये स्टॉक्स वगैरह खरीद लिया करते थे, या फिर लैंडिंग कर लिया करते थे, या कर्ज वगैरह देके, जैसे कर्ज देके फिर उसे ब्याज कमाना, इस तरह के काम किया करते थे। बाद में धीरे धीरे ना ये ये जो एसोसिएशन है, ठीक है, इसमें भी आ गए, और साथ साथ जो यूरोपियन मैनेजिंग हाउसेज है ना, इसके भी मेंबर्स बनना शुरू हो गए।
अब इसमें एक फेमस नाम आता है जीडी बिरला और ये स्वरूप चंद्र हुकुमचंद। ठीक है, जीडी बिरला और स्वरूप चंद्र हुकुमचंद, इन्होंने 1922 में इंडियन जूट मिल खोली। और इसको हम कह सकते हैं कि इंडियन जूट मिल कब बनना अभी स्टार्ट हो गया। अब 1930s तक आते आते ना इंडिया में इतनी सारी इंडियन जूट मिल बन गई ना कि अब ये जो इंडियन जूट मिल एसोसिएशन है ना, इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि अब इस इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकें, या फिर ये जो रो जूट इन्हें सस्ते में पहले मिल रहा था ना, अब इसको भी कंट्रोल करना इन्हें मुश्किल हो गया था, क्योंकि जूट बनाने वालों को अब बहुत सारे खरीदार मिलना शुरू हो गए। तो अब इन्हें ज़रूरत नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पे इन्हें बेच दें। ठीक है, तो ये चीज़ें अब स्टार्ट हो गई। अब जो मारवाड़ीज़ है ना, इन्होंने दूसरी इंडस्ट्रीज में भी अब इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे शुगर हो गया, कोल हो गया, पेपर हो गया। तो इन इंडस्ट्रीज में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली। और 1942 से 45 का अगर हम टाइम देखें तो बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज इन मारवाड़ी ट्रेडर्स के हाथों में आ गई। अब हमारे एक हिस्टोरियन है ओमकार स्वामी, ये कहते हैं कि कई पुरानी इंडस्ट्रीज जो यूरोपियंस के पास हुआ करती थी अब इन मारवाड़ियों के हाथ में आ गई। और टॉमिल्सन ये भाई साहब कहते हैं कि डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से ये चीज़ें हो रही थी, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, ये मारवाड़ी की क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल स्किल काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, इसलिए ये चीज़ें हो रही थी। ठीक है, डिबेट तो चलती रहेगी। तो आगे देखते हैं कि रियल सक्सेस की अगर हम बात करें तो कोटर इंडस्ट्री में ना बहुत बड़ा बूम देखने को मिला। ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी इसको सक्सेस मिली। अब ये जो हो रहा था ना वेस्टर्न इंडिया में हो रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, कॉटन इंडस्ट्री इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए हम 3 फेजेस में इसको बांट सकते हैं। कॉटन इंडस्ट्री इन वेस्टर्न इंडिया, इसको 3 फेजेस में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट फेज जो है हमारा बॉम्बे में देखने को मिलता है, जब इसकी शुरुआत होती है 1870 से 1880s में। ठीक है, और जो सेकंड फेज है 1890 से शुरू होता है, जब बॉम्बे से ये इंडस्ट्री बाहर सोलापुर और कानपुर जाती है। ठीक है, और थर्ड फेज जो होता है 1930s में शुरू होता है। आपको कॉटन इंडस्ट्री के बारे में और जानना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, यहाँ पे फिजूल में वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री का ध्यान रखो, फर्स्ट फेज 1870s से 1880s, सेकेंड फेज जब कॉटन इंडस्ट्री बॉम्बे के बाहर गई, और थर्ड फेज 1930s का था। 30s में क्या हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो था ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर ये जो इंडस्ट्री थी ना, ये और ग्रो कर रही थी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा डिप्रेशन से, और बल्कि ये और बढ़ चढ़कर प्रॉफिट कमाने लगी। राइट, और इवन वर्ल्ड वॉर से वन से पहले इंडियन मार्केट में ना लैंड कैशियर से बने कॉटन क्लोथ बहुत बड़े दर्जे में फैल गए थे। मतलब यहाँ पर लैंड कैशियर में बने कॉटन के कपड़े बहुत बड़ी मात्रा में बिक रहे थे। पर वर्ल्ड वॉर वन के बाद सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। जापानीज कॉटन क्लोथ वैसे आ तो चुके थे मार्केट में, पर थोड़ा ही टाइम तक वो इंडिया को अफेक्ट कर पाए थे, कुछ खास कर नहीं पाए थे। और इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट में जो कॉल दी थी कि इंडियन क्लोथ्स को ही फेवर करना चाहिए और फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट किया जाए, तो इसकी वजह से भी इंडिया में बने कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी, जैसे गुजराती बनिया, पारसीज, बोहरा, भाटीज, जब लैंडकेशियर से बने कपड़े इंडिया में भर गए थे ना, तो ये चाइना के साथ ट्रेड करके सर्वाइव कर रहे थे। पर जब वर्ल्ड वन के बंद के बाद इन्हें जब अपॉर्चुनिटी मिली, इसका इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और यहाँ पे ग्रो करना शुरू किया। अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट कमाया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश की और चीज़ों को एक्सपेंड करना शुरू किया। और इवन वर्ल्ड वॉर 2 आते आते ये लैंड कैशियर के साथ फॉरेन मार्केट्स में compete करने लग गए। कहाँ वो कहीं नहीं थे कुछ साल पहले, और अब उसी कंपनी के साथ compete करने लग गए।
राइट। तो हमने देखा जैसे अर्ली 20वीं सेंचुरी में अपॉर्चुनिटी इनको मिली, इन्होंने उसको और डाइवर्सिफाई किया, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया। हालांकि अभी भी इन्हें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता था क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं थी और टेक्नोलॉजीज के लिए इन्हें पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ता था। पर इसका आंसर हमें पर ये कैसे कर रही थी सरवाइव, इसका आंसर हमें राजनारायण चंदावरकर देते हैं। ये कहते हैं कि 3 चीजें हैं जिसकी वजह से ये सरवाइव कर रही थी और ग्रो कर रही थी और इवन बढ़ रही थी। एक तो ये जुगाड़ लगाते थे, पुरानी मशीनों को फिर से चला लिया और रॉ मटेरियल को अपनी तरह से मैनिपुलेट करते थे, अपनी तरह से उसको रॉ मटेरियल को चलाते थे और सस्ता इन्हें लेबर मिला हुआ था, चीप लेबर था, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट कमा रहे थे। राइट। तो ये था इनकी, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही थी। इसके अलावा एक और इंडस्ट्री थी जो 1907 में इस्टेब्लिश हुई थी, वो थी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। गवर्नमेंट की सपोर्ट से दोराबजी टाटा जी ने इसको 1907 में स्टैब्लिश किया। और हम जानते हैं जमशेद जी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी, उनकी मदद से इस कंपनी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से टिस्को को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो यहाँ एक्सपेंड करे। राइट। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तो उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली। 1938 से 39 में वो इंडिया में कंज्यूम होने वाला स्टील का 66% यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया करती थी, मतलब इतना ज़्यादा ये प्रोडक्शन कर लेती थी। ठीक है। और जो इंटर वॉर पीरियड था, मतलब जो वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहे थे के बीच का जो पीरियड था, कई इंडस्ट्रीज हो गई जैसे शिपिंग, कोल, शुगर, पेपर, ग्लास, सेफ्टी मैचेस, केमिकल इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी एक्सपेंड करने लग गई थी। ठीक है। और ये ग्रोथ बस डोमेस्टिक मार्केट तक अब लिमिट नहीं रह चुकी थी, इसको बढ़ रही थी। पर जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी उस तरह से अभी भी नहीं बढ़ रही थी क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी, अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंड कर रही थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी, आगे की तरफ जा रही थी। पर जैसा कि हम जानते हैं इंडिया का बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी ही फेस कर रहा था, पॉवर्टी में था। इसके बाद लास्ट पढ़ते हैं द बाजार। अब ये क्या है? जिसे वेस्टर्नाइज, रिसेंट रिसर्च बताती है कि वेस्टर्नाइज इनक्लेव, जैसे कि यूरोपियंस वगैरह थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, ट्रेडर्स वगैरह, और जो पीजेंट्स हैं जो बिल्कुल नीचे के दर्जे पे काम कर रहे थे, उनके बीच का एक हिस्सा था, उसे हम कहते हैं बाजार। ठीक है, एक इंटरमीडिएट लेवल था और यहाँ इंडियन बिजनेस और बैंकर्स ऑपरेट किया करते थे। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा था और प्रॉफिट बहुत कम था, पर स्टिल अपॉर्चुनिटीज नहीं छोड़ते थे, ये लगे रहते थे। यूरोपियन इन्वेस्टर्स जो हुआ करते उनके पास तो काफ़ी उनको सिक्योरिटी रहती थी, एम्पायर उनको सिक्योरिटी देता था कि उनको इतना रिस्क नहीं फेस करना पड़ता था। अगर वो लोन वगैरह लेंगे तो उनके लिए उसको सिक्योरिटी रहती थी कि उन्हें पैसे को लेकर काफ़ी सिक्योरिटी मिला करती थी। पर जो ये बाज़ार था ये इनफॉर्मल हुआ करता था और इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रहा करती थी, फिर भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। और हमारे एक हिस्टोरियन थे अनंत यांग जी, अनंत यांग जी कहते हैं इंडियन मर्चेंट कम बैंकर्स के लिए ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ करता था, उन्होंने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। और जब रेलवे और टेलीग्राफ यहाँ पर आया तो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ गई, और इन्होंने अपने बिजनेस को और फैला लिया। ये छोटे मोटे लोन्स वगैरह प्रोवाइड किया करते थे
यहाँ वहाँ इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन दिया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, फर्म्स वगैरह सेटअप हुए और ये फर्म्स ना धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी कोलैबोरेट करने लगे। इवन इन्होंने अपनी फर्म्स तक चाइना, बर्मा, स्ट्रेट सेटलमेंट, मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका जैसी अपनी कंट्रीज तक इंडियन फर्म्स फैल भी गई। इससे इंडिजिनस कैपिटल को भी बढ़ावा मिला और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया में इंडस्ट्रीज के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडिया में इंडस्ट्रियल के लिए जो खर्च हो रहा था ना कहीं ये फर्म्स ही प्रोवाइड करा रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की अंडर डेवलपमेंट जो थी, इंडिया जो पिछड़ा हुआ था, उसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसी ही जिम्मेदार थी, जो आगे नहीं बढ़ने दे रही थी इंडिया को। और इंडिया के लोगों में एंटरप्रेन्योरियल स्किल की कोई ऐसी कुछ खास कमी नहीं थी। ठीक है। और जब ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक था हमारा एम्पायर एंड इकोनॉमी, ठीक है, 2.5, इसमें शुरुआत में ही एक क्वेश्चन था कि एम्पायर की इकोनॉमिक नीड्स को भारत कैसे पूरा कर रहा था और कैसे पूरा कर सकता था। तो इसका आंसर हमारे हिस्टोरियन अब देंगे। हमारे हिस्टोरियन कहते हैं कि हम बिल्कुल पूरा ही नहीं कर सकते थे। ये जो टाइम आ गया था अर्ली 20th सेंचुरी जब आ गया था, इस टाइम पे हम ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक नीड्स थी ना, उसको फुलफिल बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब इंडियंस को समझ में आ गया था कि उनके रिसोर्सेज क्या है और वो इतना ज़्यादा अब शेयर करने के मूड में नहीं थे। इवन जो ब्रिटिशर्स थे टैक्सेस बढ़ाते थे तो भी इंडियंस को समझ में आ जाता था कि ये ठीक नहीं है और ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी रिस्की हो जाता था कि वो बेफिजूल के इंडिया पे टैक्स वगैरह लगाए। ब्रिटिशर और यहाँ तक कि ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए अगर हम देखें ना, तो इंडिया को में उनको इतना प्रॉफिट दिखता नहीं था। जब ब्रिटिश टेक्सटाइल थी, वहाँ के टेक्सटाइल जब कभी इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकती थी, अब नहीं बिक रही थी। उनकी मार्केट इंडिया के लिए इंडियन मार्केट को उनके कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। इंडियन टेक्सटाइल अब खुद ही ग्रो होने लग गई थी। इंडियन मार्केट ब्रिटिश कंपनी के लिए अब इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रही। साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, वहाँ की कंपनीज भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ग्रो हो चुकी थी। इंडियन आर्मी का वो स्टिल यूज़ कर सकते थे, पर आर्मी का खर्चा इंडिया को पे करने की ज़रूरत नहीं थी। जिस कंट्री को उसकी ज़रूरत है, इंडियन आर्मी की ज़रूरत है, तो वही उसको पे करे। ठीक है। तो अब एम्पायर की बहुत सारी ज़रूरत को अब इंडिया पूरा नहीं कर सकता था। ठीक है। और यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लोगों को समझ में आने लग गया था कि ये इंग्लिश फॉरेनर्स हैं। वो इंडिया को अब एज ए कंट्री भी देखने लगे थे। उनको यहाँ की जो पॉलिटिक्स है और यहाँ की जो सोसाइटी है वो अब अलग लेवल पे पहुँच चुकी थी। ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था कि यहाँ पे डे टू डे वो अपने हिसाब से काम कर सके। जिस तरह की पहले डाइवर्सिटी हुआ करती थी, अलग अलग स्टेट्स थे, वो अब नहीं रहे थे। ठीक है। तो कई हिस्टोरियन इसलिए भी सजेस्ट भी करते हैं कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो कि एक बुनियादी हिस्सा था कि ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे ग्रो कर रहा था, अब वही ख़त्म हो चुका था, तो पावर ट्रांसफ़र होना अब ज़रूरी हो गया था। ठीक है। तो अब ये इसका रीज़न यही था, नहीं था, इसके आगे बारे में हम आगे फिर से चर्चा करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।